नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूकेपीडिया में। माफ़ी चाहूँगा 2 दिन में आप लोगों के बीच नहीं था। वीकेंड होने की वजह से थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा थी, इस वजह से मैं आप लोगों के बीच नहीं था। बट अब मैं फिर से कंटिन्यू हूँ। पूरे वीकडेज में मैं आप लोगों के साथ फिर से रहूँगा। और वीकेंड में जैसा पिछले वीक में मैंने एक करंट टॉपिक पे आप लोगों के बीच एक वीडियो लाया था, बट इस वाले सप्ताह में कुछ नहीं कर पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जल्दी ही फिर से उस शेड्यूल को वापस लेके आऊँगा मैं। आज से फिर से शाम को 9 बजे वही क्विज शुरू हो जाएगा। और ज़िला आज आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए खैर, आप लोग देहरादून ज़िला पढ़ रहे थे। देहरादून ज़िले में हमने ज़िले की ऐतिहासिकता के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, और उम्मीद मैं ये रखूँगा कि मैक्सिमम चीज़ें आपको याद भी होंगी। आज से हम लोग जिस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, देहरादून के मंदिर और तीर्थ स्थलों की बात करेंगे, या प्रमुख स्थलों और तीर्थ मंदिरों की बात जो है हम लोग करने वाले हैं। और सबसे पहले कालसी से ही शुरुआत होने वाली है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप लोग डाउट पूछ लिया करें, समय से डाउट पूछ लिया करें, ताकि हम उसका निस्तारण भी समय से कर दें। और हाँ, जिस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा विवाद है उस पे मैं एडिशनल वीडियो भी आप लोगों के सामने ले आऊँगा। अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि इस टॉपिक पे विवाद है या इस टॉपिक पे हमें सबसे ज़्यादा समस्या आ रही, किसी भी टॉपिक पे, वो चाहे कोई भी टॉपिक हो, न केवल उत्तराखंड का बल्कि वो ऐसे किसी भी टॉपिक पे चर्चा की जा सकती है। पर उत्तराखंड, क्योंकि विशेष तौर पर मैं उत्तराखंड पढ़ा रहा हूँ, तो उत्तराखंड पे तो बात होगी ही होगी। उसके इतर भी अगर आपको चाहिए कोई टॉपिक तो आप लोग चर्चा कर सकते हैं। बहरहाल शुरुआत करते हैं कालसी की। कालसी की बात करें तो यमुना और अमलावा नदी के तट पर स्थित है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ से सम्राट अशोक का जो सबसे उत्तरी सीमा पर स्थित जो शिलालेख था वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। इस कालसी का जो पुराना नाम था खतलिका, कालकूट या युगसेल था। याद रखिएगा, ये 3 नाम इसके पुराने हैं, खतलिका, कालकूट या युगसेल। फिर बात करें, देखिएगा, ह्वेनसांग के द्वारा जो वर्णन इसने किया है, ह्वेनसांग ने इसे सुघ्न नगर कहा है। सुघ्न नगर होना चाहिए, यहाँ पे शुद्ध नगर लिखा हुआ है। सुघ्न नगर या शुद्ध नगर, अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग विवरण आप लोगों को सुनने को मिलेगा, बट सुघ्न नगर सही आंसर इसका होना चाहिए। स्थानीय लोग इसे चित्रशिला के नाम से जो है जानते हैं। ये भी सारे के सारे, देखिए, कालसी के अगर सारे नामों की बात कर लें तो खतलिका, कालकूट, युगसेल, सुघ्न नगर, चित्रशिला, ये सब कालसी के ही अन्य नामों के तौर पर आप लोग जानना चाहिए, आप लोगों को ये जानना होगा। महाभारत काल में राजा जो विराट थे उसका राज्य क्षेत्र माना जाता है। लगभग 1254 में नसरुद्दीन मोहम्मद ने जो है कालसी का विखंडन किया है। कालसी को, ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम बात है कि जौनसार बावर का जो है प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। और यहाँ से इस साल क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाड़ावाला यज्ञ वेदियों के संबंध में, जो इस बार बाड़ावाला यज्ञ वेदियाँ नहीं पूछी थी बल्कि जगत ग्राम इंडिविजुअल नाम उन्होंने पूछा था। तो इसलिए ये चीज़, ये वाला फैक्ट आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि यहाँ प्राचीन स्थल बाड़ावाला है जो कि जगत ग्राम में स्थित है। 1953-54 में यहाँ जगत फॉर्म के जो स्वामी थे, ये दिल्ली के निवासी हैं, इनके जो स्वामी थे उनको खुदाई के दौरान युगसेल नामक राज्य के वारसगण्य वंश के सीलवर्मन नामक जो राजा था उसके चौथे अश्वमेध यज्ञ के जो है यहाँ अवशेष प्राप्त हुए। और ये मुझे लगता है आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये वाला फैक्ट आप लोग कालसी में जो आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें ये आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, अशोक आश्रम धर्मदेव शास्त्री द्वारा 50 के दशक में जो है इसकी स्थापना की। फिर है सहिया। सहिया जो है चक्राता मार्ग में है। इसे सहिया या सहिया जो है अमलावा नदी के तट पर है। मुख्य रूप से ऐतिहासिक पुरानी व्यापारिक मंडी थी, अभी भी जो है व्यापारिक मंडी के तौर पर ही ये जानी जाती है। और कालसी ब्लॉक के ही एक डिमू गांव है जहां पर जो है परशुराम देवता का मंदिर मौजूद है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा, मैंने ऑलरेडी इसे बोल्ड में किया हुआ है। क्लियर? उसके बाद आता हूँ विकासनगर। विकासनगर जिसका पुराना नाम चौहड़पुर था, इसके निकट मोईगौड नामक एक झरना है, एक फॉल है, वाटरफॉल है। यहाँ ऐतिहासिक महत्व वाली गंगभेवा बावड़ी जो है स्थित है। ये विकासनगर पर मैंने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं ली हैं, इतना ही इसे सीमित रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मसूरी। अब देखिए, मसूरी की बात करें तो मसूरी, इस साल ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि मसूरी का नामकरण किसके रूप में हुआ, तो ये बात आप लोग जरूर याद रखेंगे। मसूरी का जो नामकरण हुआ वो मंसूर या मंसूरी नामक एक पौधे के कारण हुआ, पौधे की अधिकता के कारण हुआ। जैसे कि कलकत्ता का जो नामकरण के बारे में एक घटना सुनने जाती है, एक दंत कथा है कि अंग्रेज एक कलकत्ता में जब चल रहा था तो स्थानीय निवासी से उसने पूछा कि हम कौन से स्थान पर है। तो स्थानीय निवासी ने ये सोचा कि वहाँ पर कटा हुआ वृक्ष कब काटा गया,
वहाँ पर कटा हुआ वृक्ष जो है कब काटा गया, तो उसने कॉल काटा ऐसा कहा, उसने जवाब दिया जो है कॉल काटा, मतलब कि कल कटा हुआ है। अब वो अंग्रेज से थोड़ा सा एक तरीके से वो हो गया, अंग्रेज पूछना चाह रहा था ये स्थान कौन सा है, तो उसने इशारा किया होगा, स्थानीय व्यक्ति समझ नहीं पाया, उसने कहा कि ये जो है, उसने सोचा कि ये पेड़ के बारे में पूछ रहा है, तो उसने बता दिया कि कलकाटा, यानी कि इसलिए जो है बोला जाता है कि उसका नाम कलकाटा से जो है कोलकाता, उसका अंग्रेज़ों ने जो है नाम ही कोलकाता रख दिया था। इस तरीके से जो है जैसे कलकत्ता का नामकरण हुआ, ऐसे मसूरी का नामकरण ये कहा जाता है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं, जो मंसूर नामक वृक्ष है उसकी अधिकता के कारण जो है इसे अंग्रेज़ों ने मंसूरी नाम दिया। इसीलिए आप लोग इसकी स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग देखिएगा, अभी की स्पेलिंग बहुत टिपिकल स्पेलिंग है, शुरुआत की किताबों में आप मसूरी की स्पेलिंग देखेंगे तो अलग है, बाद में इसमें धीरे धीरे बदलाव आप लोग देखने को मिलता है, बदलाव बहुत सारा हुआ है। नेक्स्ट बात करें, देखिए इसे पहाड़ों की रानी के उपनाम से जो है विश्व भर में जाना जाता है। मसूरी को जिसने बसाने का श्रेय जाता है वो है कैप्टन यंग, और कैप्टन यंग वही व्यक्ति हैं, मैं एडिशनल जानकारियां भी आप लोगों को प्रोवाइड करा ही दिया करता हूं ताकि आप लोग जान लीजिए। कैप्टन यंग, इसके नाम पर देहरादून में माल रोड का नाम है, देहरादून में जो माल रोड आपकी है ये कैंट एरिया में पड़ती है, तो उसका नाम यंग रोड रखा गया है। और इसका कारण याद रखिएगा, कैप्टन यंग वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 1870 में सबसे पहले सिरमौर बटालियन की इस्टेब्लिशमेंट की थी। सिरमौर बटालियन की स्थापना कैप्टन यंग के द्वारा की गई। हालांकि वो सिरमौर बटालियन बाद में कन्वर्ट करके चौथी गोरखा राइफल में तब्दील कर दिया गया, अब वो चौथी गोरखा राइफल के तौर पर ही जाना जाता है कि सिरमौर बटालियन आर्मी में कोई अन्य बटालियन नहीं है, पर हाँ जब स्थापना की गई थी तब सिरमौर बटालियन हुआ करती थी। तो याद रखिएगा ये कैप्टन यंग वही शख्स हैं जिन्होंने मसूरी की खोज की थी, ये आर्मी ऑफिसर थे। इन्होंने सबसे पहले 1823 में शोर के साथ मिलकर के जो है शिकार के लिए वहाँ प्रथम मकान बनाने का काम शुरू किया, और वो यहीं से जो है मसूरी के बसावट का दौर शुरू हो गया। 1827 में यहाँ कंपनी ने, अच्छा हाँ ये पॉइंट थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, कहीं पर भी किसी भी पुस्तक में आप लोग पढ़ते हैं तो इस बात को थोड़ा करेक्ट करिएगा कि 1827 में कंपनी ने लंडोर छावनी, ब्रिटिश छावनी, लंडोर में जो है ब्रिटिश छावनी स्थापित कर दी थी। हालांकि इस बात को थोड़ा सा, ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसे आप लोग जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। ये जो फैक्ट है ना 1827 में आर्मी आ गई थी, ये अलग बात है, पर छावनी ये जो बना लंडोर वो 1872 में बनी है। छावनी बोर्ड जब बना ना 1872 में, जैसे आप लोग पढ़ते हैं नैनीताल छावनी 1841, बहुत सारी किताबों में पढ़ते हैं, पर 1876 से पहले वहाँ छावनी नहीं बनी थी। ये बात आप लोग समझते क्यों नहीं है? देखिए इस बात को करेक्ट कर लीजिएगा कि आर्मी का आ जाना और छावनी का बनना, छावनी बोर्डों का बनना दो अलग अलग चीज़ें हैं। आर्मी आ गई, जैसे आप लोग चक्राता छावनी की बात अभी आगे आएंगे, चक्राता भी पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ेंगे, चक्राता में आर्मी 1866 में आ गई थी, पर कैंट एरिया कब घोषित हुआ, चक्राता छावनी बोर्ड कब बना, 1869 में बना। वहाँ तो 3 ही साल का अंतर रहा, इसलिए आप लोग उसे स्वीकार कर लेते हैं, पर अन्य जगहों पर ये चीज़ें आप स्वीकार नहीं करते, क्योंकि आप क्या, दरअसल ये राइटर्स या आप लोगों के बीच जो लोग हैं, आपको गाइड करने वाले लोग हैं, ये इस बात को करेक्ट नहीं समझ पाते कि क्या स्थितियाँ रही। आर्मी आना अलग चीज़ है, छावनी बोर्ड का बनना अलग चीज़ है। तो जो लंडोर छावनी बोर्ड है, चाहे तो आप ऑफिशियल साइट विजिट कर लीजिएगा, इसकी 1872 की है, ठीक है। ये आर्मी आना मैंने भी शुरुआत में इसीलिए 1827 लिखा हुआ है, तो इसे करेक्ट करिएगा आप लोग। मैं हर जगह पे वो चीज़ बताऊंगा जहाँ पर मुझसे गलती हुई है, आप लोग जहाँ गलती करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए 1827 में ही जो है कर्नल लुइस ने यहाँ द पार्क को इस्टेब्लिश किया। 1830 में हेनरी वोहल ने ओल्ड बोरी नामक बियर की फैक्ट्री यहाँ शुरू करी। 1835 में जॉन मैकिनन ने यहाँ प्रथम स्कूल मसूरी सेमिनरी की स्थापना की। जॉन मैकिनन सेना से सेवानिवृत्त व्यक्ति थे। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उत्तराखंड में समाचार पत्रों की नींव डाली, और इन्होंने 1842 में द हिल्स नामक समाचार पत्र की शुरुआत करी थी। और फिर 1833 में सर जॉर्ज एवरेस्ट ने यहाँ सर्वेक्षण विभाग का कार्यालय जो है इस्टेब्लिश किया। जॉर्ज एवरेस्ट अभी आप लोग सुनते हैं, वहाँ जॉर्ज एवरेस्ट पूरे क्षेत्र का नाम है, इन्हीं के नाम पर है। 1843 में, अच्छा एक और नाम मैं फिर पूछ रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग शायद बता पाएँ। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी उसका नाम पड़ा। आप लोगों को पता है कि जॉर्ज एवरेस्ट के कौन से ऐसे साथी थे जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को मापा था? अगर आप लोग आंसर जानते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, मेरे बोलने से पहले कमेंट करिएगा। मैं आपको आंसर तो यहीं पे बता रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव होती तो मैं आप लोगों के लिए रुकता, आंसर के लिए रुकता। बट याद रखिएगा, एवरेस्ट की ऊंचाई मापने का जो श्रेय जाता है जॉर्ज एवरेस्ट की साथी, और वो एक भारतीय थे, उनका नाम था राधा नाथ सिकदर।
याद रखिएगा, राधानाथ सिकदर या राधाकांत सिकदर होगा, नाम तो सिकदर तो हैं ही वो। तो राधाकांत सिकदर जो है वो पहले शख्स थे जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई मापी थी, पर माउंट एवरेस्ट का नाम इन्हीं के नाम पर, जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही रखा गया था। नेक्स्ट, 1843 में मसूरी में जो है नगर पालिका के गठन का प्रयोग किया गया, हालांकि ये प्रयोग सफल नहीं रहा, वो अलग मुद्दा है। फिर देखिए, मसूरी पुस्तकालय समिति का गठन किया गया 1843 में। इसके प्रथम जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो मिस्टर वेंसी टार्ट को बनाया गया था। नेक्स्ट है 1826 में सैनिटोरियम यहाँ खोला गया। 1826 में ही मसूरी में पहला जो मकान था वो मलिंगार बना, जिसे कैप्टन यंग के द्वारा स्टेबल किया गया था। फिर है 1909 में पहली बार यहाँ बिजली की शुरुआत हुई। इसे यहाँ तोप टिब्बा, जो कि 1919 में यहाँ तोप रखी गई थी, इसलिए इसे तोप टिब्बा या गन हिल नाम दिया गया। गन हिल पहाड़ी है। फिर है एवरेस्ट पार्क में, जिसके ऊपर बात कर रहा था, जॉर्ज एवरेस्ट ब्रिटिश सेना में आर्टिलरी सेना के अधिकारी थे। 1803 से 43 तक ये सर्वेयर जनरल रहे भारत के। इन्हें कंपास वाला आदमी के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पर देख लीजिए, शायद मैंने यहाँ नाम डाला हो, भारत में भूगणितीय सर्वेक्षण की नींव रखने का श्रेय जो है जॉर्ज एवरेस्ट को ही जाता है। 1833 में वो मसूरी आए और हाथी पाँव नामक स्थान पर इन्होंने डेरा डाला और एवरेस्ट पार्क की स्थापना की। और एवरेस्ट पार्क के पास ही जो है विनोग हिल और भद्राज देवता का प्रमुख मंदिर जो है मौजूद है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, मसूरी के अन्य स्थानों में अगर बात करें तो कंपनी गार्डन, कैमल्स बेक रोड, ये भी याद रखिएगा, लंढोर, भद्रराज मंदिर, म्यूनिसिपल गार्डन 1842 में स्टेबल हुआ। इसके अलावा मसूरी में कैंपटी फॉल जो कि टिहरी में पड़ता है, भट्टा फॉल, झड़ी पानी, मैसी फॉल, ये प्रमुख जो है झरने हैं। मैसी फॉल की बात कर लें तो देखिए, बार्लोगंज के समीप मेजर हियरसे ने 1820 में इसका विकास का कार्य शुरू किया था। और ये 1820 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये निचले क्षेत्र में है, तो यहाँ पर मैसी फॉल को पहले ही जो है वो कर दिया गया था, क्या बोलते हैं, इसकी खोज पहले ही हो गई है। इससे जो है मेजर हियरसे के नाम पर हियरसे फॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके निकट ही टिवोली नामक गार्डन भी है। फिर है ज्वालाजी मंदिर मसूरी में, विनोग हिल में स्थित है, माँ दुर्गा को समर्पित मंदिर, एक शक्तिपीठ के रूप में जो जाना जाता है। माता सती की जीव यहाँ गिरी थी ऐसी मान्यता है, और यहाँ माता सती की जीव की पूजा जो है होती है। और मसूरी के लेक मिस्ट, मसूरी में जो है लेक मिस्ट और मसूरी झील दोनों ही प्रसिद्ध हैं, दोनों ही जो है यहाँ जाने जाते हैं। उसके बाद अगला क्षेत्र आ जाता है चक्राता। चक्राता जिसकी अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, इसको देखने के बाद चक्राता के बाद जो है मैं अगला स्थान लाखामंडल तक मैं आज कराऊंगा। उसके बाद आगे मैं लंबी वीडियोस नहीं बना रहा, भले ही पार्ट लंबे हो जाएं कोई बात नहीं। चक्राता देखिएगा, प्रचलित जो गाथा है उसके अनुसार जौनसार बावर की जो चक्राता छावनी में, जहां वर्तमान में एक पोलो ग्राउंड है, किसी समय यहाँ एक झील हुआ करती थी। तो छावनी के अंदर जो है पोलो ग्राउंड है, वहाँ एक झील हुआ करती थी, जिस झील में चकोरों का समूह जो है अपनी प्यास बुझाने के लिए आया करता था। और इसीलिए इस क्षेत्र को शुरू में जो है चकोर घाट कहते थे। और जिस झील में जो है चकोर पानी पीने आते होंगे तो चकोर घाट के नाम से उसे जाना जाता था। कालांतर में यही नाम जो है कभी अपभ्रंश हुआ, कभी टूटता, उस हिसाब से ये चक्राता या जो है चक्रोता नाम इसका पड़ गया है। वर्तमान नाम जो है चक्रोता या क्या बोलते हैं चक्राता, इसे इसका नाम पड़ा। याद रखिएगा, मैंने बोला वर्तमान जो चक्राता छावनी है वहाँ एक पोलो ग्राउंड है, जहाँ एक समय झील हुआ करती थी, जिस झील में चकोरों के आने के कारण जो है इसका नामकरण हुआ। चक्राता छावनी की स्थापना 1866 में की गई थी, किंतु सेना 1869 में कर्नल ह्यूम के अधीन 55वीं रेजिमेंट के रूप में यहाँ बसी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसे करेक्ट करने की कोशिश करी है। अगर आपका आंसर याद रखिएगा चक्राता छावनी आता है तो वो मैक्सिमम टाइम पे आपका 1869 ही आंसर सही होगा, जिसका विवरण मैंने ऊपर दे दिया है आप लोगों को। इसे पहाड़ों का राजा के नाम से चक्राता को जाना जाता है। चक्राता में एक प्रसिद्ध स्थान है टाइगर फॉल, लगभग 50 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला ये जो फॉल है इसे कैराव पछाड़ के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये चक्राता के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। फिर आता है आपका लाखामंडल। लाखामंडल की बात करें तो पांडवकालीन लाक्षागृह होने की मान्यता वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक बहुत सारी कहानियाँ यहाँ जुड़ती है। यमुना और रिटनार नदियों के तट पर है। इसे उत्तराखंड में मूर्तियों का भंडार भी कहा जाता है। इस जो लाखामंडल है उसके शिखर पर्वत को जो है भवानी पर्वत कहते हैं, जो कि माता भवानी की तपस्थली के रूप में जो है प्रसिद्ध है। यहाँ लाक्षेश्वर शिव मंदिर हैं। यहाँ वैसे तो आप लोग जाएंगे कभी तो लाखामंडल में आपको बहुत सारी मात्रा में सैकड़ों जो है शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। और ये इसी मंदिर में, लाक्षेश्वर मंदिर में
5वीं सदी का एक अभिलेख प्राप्त हुआ, जो कि एक यादव वंश की राजकुमारी या यदुवंश की राजकुमारी ईश्वरा का नाम उस पर देखने को मिलता है, हमें सुनने को मिलता है। नेक्स्ट है रामताल गार्डन। रामताल गार्डन ये भी चक्राता में है। यहाँ मुख्य रूप से जो है वीर शहीद केसरी चंद की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि वीर शहीद केसरी चंद को 3 मई 1945 में लाल किले में जो है दिल्ली में जो है इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। इनका जन्म नवंबर 1920 में क्यावा गांव में हुआ था। और याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापानी सेना जो थी उसके द्वारा ये बंदी बनाए गए थे और ये आज़ाद हिंद फौज में उसके बाद जो है शामिल हो गए। इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था इम्फाल पुल को उड़ाया जाना और अंग्रेज़ों के हाथ ये है बंदी बनाए गए। और बंदी बनाने के बाद जो है 3 मई 1945 को जो है इन्हें फांसी दे दी गई। और इनके जो अंतिम शब्द थे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, सुन लीजिएगा क्या है ये। मेरे कफन के लिए खादी का प्रयोग किया जाए और कामना है कि देश को तुरंत आज़ादी मिले, जब भी पुनर्जन्म मिले तो भारत में मिले, ताकि देश की सेवा के लिए फिर काम आ सकूं। इनकी स्मृति में हर साल जो है यहाँ रामताल गार्डन में वीर केसरी चंद मेले का आयोजन जो है किया जाता है। और देखिए यहाँ बुडेर नामक घास का मैदान जो देवदार वृक्षों से घिरा है। किरमिरी, कानासर और देवबन यहाँ के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में हैं। चक्राता में जो है पक्षी अवलोकन प्रशिक्षण कैंप का भी आयोजन किया जाता रहता है, क्योंकि यहाँ प्रवासी पक्षियों का आगमन होता रहता है। फिर है महासू मंदिर हनोल। हनोल जो गांव है चक्राता में टोंस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। इसका नामकरण हुना भट्ट या हुना भाट के नाम पर हुआ, जिसके द्वारा जो है 4 भाई महासू देवताओं को इस स्थान पर लाया गया था। इसका पुराना नाम जो था वो चकरपुर था। यहाँ महासू देवता का जो है मंदिर है। महासू बेसिकली 4 भाई हैं, जिनका विवरण मैं यहाँ पर आप लोगों को इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अशुद्धि है, जिसे मैं करेक्ट नहीं करूँगा, बल्कि सीधे आप लोगों के पास आगे चल रहा हूँ। महासू शब्द महादेव का भ्रंश माना जाता है। यहाँ जो है मिश्रित स्थापत्य शैली में महासू देवता का मंदिर है, जो मुख्य रूप से भारतीय और हूण शैली का जो है इसमें मिक्सचर है, इसीलिए इसे हूण शैली के तौर पर जाना जाता है। और ये क्वेश्चन आप लोग मैक्सिमम जानते हैं, उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। तो उत्तराखंड का 5वां धाम वैसे मैंने पहले ही बोला कि कोई नहीं है, पर बहुत सारे लोग अपना विभिन्न क्षेत्रों में अपने क्षेत्रगत जो तीर्थ हैं उन को ये दावा करते हैं। उन्हीं दावों में ये भी एक दावा है। देन आता है त्यूनी, टोंस नदी के किनारे जो है स्थित है। फिर मैं अगले स्थानों की तरफ आगे बढ़ूंगा अगले दिन। आज करीब 15 से ज़्यादा मिनट हो गए हैं, तो मैं इसे ख़त्म करूंगा। 2 पार्ट और इस देहरादून जनपद के हम रखेंगे। आज के लिए इसे शुक्रिया आप लोगों का। आज इतना ही इसे सीमित रखते हैं। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का हो तो प्लीज़ कमेंट करें या मैसेज मुझे कर दिया करें। आज के लिए शुक्रिया, अगले दिन मिलते हैं।